मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा, ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा, ये है क्या? एक तो पीढ़ियों के नाम इन्होंने दे लिए, सन से सन तक पैदा हुए। लेकिन ये जो स्वतंत्रता के बाद लगातार परिवर्तन आए और उस हर परिवर्तन में जो नई पीढ़ी आती चली गई, वो राष्ट्र के प्रति उतनी ही ज़्यादा समर्पित होती चली गई और उन्होंने राष्ट्र के अंदर आई हुई जितनी भी कुरीतियाँ हैं या राष्ट्र को विरोध या राष्ट्र को कमज़ोर करने की जो ताकतें हैं, उन सबको उन्होंने लगातार कमज़ोर करना शुरू किया। यदि हम सबसे पहले लेते हैं 1947 के बाद की यदि बातें करते हैं, तो एक जनरेशन आई जिस जनरेशन का नाम था बेबी बूमर्स। ये आए थे 49 से लेकर 64 तक। अब आपने देखा 49 में जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने का पहला चुनाव 50 के दशक में हुआ, तो उसमें कांग्रेस को बहुत बहुमत प्राप्त हुआ। और जब तक कि ये पीढ़ी 2-3 साल की थी, 49 में पैदा हुए 64 तक ये रहे। 64 के बाद जब इनके लोगों को बढ़ना शुरू हुआ और बेबी बूमर्स का विशेष रूप से वोट डालने का शुरू किया है इन्होंने 67-68 से। उस समय से इन्होंने वोट डालना शुरू किया। तो 68 के बाद आप देख रहे होंगे कांग्रेस का लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है। क्योंकि जो पीढ़ी उस समय बेबी बूमर्स आई, उन्होंने इन कांग्रेसियों के सारे हथकंडों को देखना शुरू किया। किस प्रकार से ए ह्यूम ने जाकर कांग्रेस की स्थापना की और भारत को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने इस कांग्रेस की स्थापना की। नाम जोड़ दिया कि कांग्रेस के कारण ये देश आज़ाद हुआ है, जबकि देश के टुकड़े कराने का काम ही पूरा किया। तो ये जो बेबी बूमर्स पीढ़ी थी, ये इस बात को बहुत गंभीरता से समझी और उन्होंने वोट डालना नेगेटिव शुरू किया। तो 67-68 तक तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी। उसके बाद ये धीमे-धीमे से लगातार कमज़ोर होना शुरू हुई। तो सबसे पहली जो जागरूक पीढ़ी थी बेबी बूमर्स थी और उन्होंने बच्चे बढ़ाना शुरू किए। उनको कहा इसलिए जाता है बेबी बूमर्स हैं और बच्चे बढ़ाना शुरू किए, तो उन्होंने फिर कांग्रेस को निपटाने की पूरी व्यवस्थाएँ बेबी बूमर्स से की गई। अब इसके बाद दूसरी पीढ़ी आती है। उस दूसरी पीढ़ी का नाम है जेन एक्स। जो जेन एक्स पीढ़ी है, वो 65 से लेकर 80 तक में जो बच्चे पैदा हुए, फिर वो पैदा हुए। तो आपने देखा होगा कि 65 से लेके 80 तक जो बच्चे पैदा हुए, उन्होंने फिर 85 के बाद वोट डालना शुरू किए और आप देख रहे होंगे 85 के बाद फिर कांग्रेस का तेज़ी के साथ ग्राफ और गिरा। जब तक तो बना-बनू के अपनी व्यवस्थाएँ करते ही कुछ जैसे वोट बैंक की बातें करते हैं, वोट चोरी की बातें करते हैं, तो उस समय में पेटियाँ खूब चोरी होती थी। तो उस समय एक स्थिति थी कि वो जैसे-तैसे कांग्रेस अपनी इज़्ज़तें पेटी चोरी करवा कर, वोटों को एक तरफ डलवा कर, इस तरीके से कर-करा के वो अपनी इज़्ज़त बचाती रही। तो दूसरी जो पीढ़ी आई, वो जेन एक्स पीढ़ी के अंदर इतना अच्छा माहौल रहा कि उन्होंने अपने आप को, क्योंकि 3-3 4-4 भाई थे, पढ़ना शुरू किया। उन्होंने गरीबी भी देखी, परिस्थिति भी नेगेटिव देखी, एक दूसरे के कपड़े पहनकर काम चलाते थे, एक दूसरे की पुस्तकों से लगातार काम चलाते थे। तो वहाँ पर स्थिति हुई और जब देखा कि स्थिति बिगड़ रही है कांग्रेस की, तो उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में अलग-अलग कॉपी किताबें शुरू करवाईं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाइयाँ महँगी करानी शुरू कराईं। उन्होंने ये इसलिए किया था कि बच्चे पढ़ ना पाएँ, क्योंकि जैसे-जैसे पढ़ते जा रहे थे, साक्षरता आती जा रही थी और कांग्रेस का बेड़ा गर्क होता जा रहा था। विपक्ष वहाँ से सत्ता में आता जा रहा था और सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर धकेल रहा था। तो दूसरी जो कहानी शुरू होती है, वो कहानी है जेन एक्स की। तो जेन एक्स ने अपने आप को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाया, मेहनत की और इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि देश में इस सत्ता पक्ष को, विशेष कांग्रेस को, उन्होंने उखाड़ फेंका। और स्थिति आप लगातार देख रहे होंगे कि बहुत बेहतर यहाँ पर नहीं रही। और जेन एक्स के बाद फिर जो पीढ़ी आई वो आई जेन वाई। इसका जो जन्म हुआ है 81 से लेकर 86 के बीच में हुआ। 81 से 86 के बीच में जिसका जन्म हुआ, 81 से लेकर 96 के बीच में जिसका जन्म हुआ, तो उन्होंने 2000 से वोट डालने शुरू किए और 2000 के वोट जैसे ही डलने शुरू हुए, तो आपने देखा कांग्रेस रसातल में चली गई, उसको विपक्ष में बैठने तक की सीटें नहीं मिली, इतनी स्थिति खराब हो गई। तो अभी 3 पीढ़ी, जिसको कहना चाहिए बेबी बूमर्स, जेन एक्स और जेन वाई, तो इन तीनों पीढ़ियों ने स्थिति ये कर दी कि कांग्रेस किसी लायक नहीं बची और लगातार जो सत्ता पक्ष था, जो देश को गुलाम बनाने की और अपनी योजनाएं बना रहा था धीरे धीरे,
अल्पसंख्यकों को आगे करना, उनके पक्ष में उल्टे-पुल्टे नियम बनाना, आतंकियों को, अपराधियों को सपोर्ट करना, जम्मू कश्मीर को हिंदू विहीन करना, बंगाल को हिंदू विहीन करना, ये जो इनकी इंटरनल पॉलिसी चल रही थी वो सब समझ में आई और उसके बाद इनका निपटारा शुरू हुआ। अब स्थिति आती है ज़ैन जी, ज़ैन अल्फ़ा की बातें बहुत शुरू हो चुकी हैं और उन्होंने इस तरीके की जो लगातार राष्ट्रीय पीढ़ियाँ चली आ रही थीं, उन राष्ट्रीय पीढ़ियों में अब एक से ऊपर छोड़ना शुरू कर दिया कि जो ज़ैन जी हैं, ये उग्र हैं, बातें नहीं सुनेंगे, सत्ता की नहीं मानेंगे, कानून अपने हाथ में लेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे, हड़तालें करेंगे, अराजकताएँ फैलाएँगे और इन अराजकताओं को फैलाने के हिसाब से उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी। इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ है, वो तो क्लियर आपने अभी जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में जंतर मंतर पर, वो आपने देख ही लिया। और जबकि एक संभ्रांत तरीके से आंदोलन झारखंड में हुआ था, वो भी आपने देख लिया। जो सिद्धांतवादी जैन जी थे वो कहाँ थे। तो अब इन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दी कि जैन जी को कैसे बिगाड़ा जाए और उसके तहत जैन जी को बिगाड़कर आगे सत्ता में आने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये प्लानिंग तो ज्योतिष के अनुसार तो इनकी फेल होने वाली है, क्योंकि अभी राहुल गांधी ने एक किसी कन्याओं को, फीमेल्स को उसने संबोधित किया था। उसमें मनुस्मृति का बड़ा उल्लेख किया था कि मनुस्मृति में महिलाओं को अ, हमेशा दूसरे के अंडर में ही बताया गया है। पैदा होते ही अपराध होना शुरू हो जाते हैं, हत्याएँ उनकी होना शुरू हो जाती हैं। हत्या होना होती है, तेरी खुद की बहन ही नहीं होती, वो ही निपट जाती। ये इस तरीके की अनर्गल बातें करना। और शिक्षा के संस्थान में पहली बात तो शासन को ऐसे लोगों को मान्यता नहीं देनी चाहिए बात करने की, जिनके पास कोई रिसर्च ना हो। झूठ-फरेबी तरीके से सारी व्यवस्थाएँ की गईं और मनुस्मृति को बदनाम किया। उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्त्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजन होती है वहीं पर जाके देवताओं का वास होता है। यदि मनु इनके विरोधी होते तो ये लाइन नहीं लिखते। और आज आप बताइए, मुस्लिमों में कितने अपराध होते हैं, कितने अपराधी होते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ बलात्कार कितने होते हैं, या उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार कितना होता है? आधा 1% होता है। और हिंदू महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। बंगाल में एक डॉक्टर के साथ 20-25 लोगों ने साले रेप किए और उसको मार भी दिए, सारे काम भी किए और बेचारों को परेशान करके रख दिया और कोई सुनवाई नहीं। और सरकार विपक्ष की थी, बैठी, उसने दे दी 10 लाख रुपए मिलेंगे। बलात्कार होने पर 10 लाख रुपए, ये नियम उन्होंने बना दिए। मतलब हिंदू महिलाओं के साथ आप बलात्कार करते रहो, 10 लाख रुपए लेते रहो। मुस्लिमों के साथ क्यों नहीं होते? क्योंकि एकजुट होकर महिला को संरक्षण प्रदान करते हैं और उनकी स्थिति होती है। आज राहुल गांधी ये बोल के गया है कि महिलाएं स्वतंत्र होना चाहिए, ना किसी के बंधन में होना चाहिए, ना उनका कुछ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अंग्रेज़ों ने जब देखा कि भारत को छोड़ने से पहले उनको समझ में आया कि हम भारत की महिलाओं को नहीं बिगाड़ पाए, इनको यदि बिगाड़ देते तो हमारा शासन ज़िंदगी भर चलता रहता और ये देश गुलाम बना रहता। तो महिलाओं को गुलाम बनाने का उन्होंने सबसे सही तरीका बताया कि इनको पुरुषों के पैरेलल खड़ा करना शुरू कर दो और उनमें आपस में विवाद कराना शुरू कर दो। आज आपको आंकड़े नहीं पता होंगे कि भारत की हिंदू महिलाओं में बच्चे पैदा करने की क्षमता 50% हो चुकी है। 50% बच्चे नहीं पैदा कर पा रही 30-35 के बाद। या तो आईवीएफ पे जाएंगी या किसी और उस पे जाएंगे और उसके थ्रू बच्चे पैदा हो रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपको उस तरीके से नेगेटिव रूप से पढ़ा के और नेगेटिव रूप से आगे बढ़ाया गया है। घर में आपके तीज त्यौहार मना नहीं सकते। कॉन्वेंटों की जो पोजीशन, स्कूलों की पोजीशन आई, उनने हर आपके त्योहारों पर परीक्षाएं रखी हैं ताकि आप अपने त्योहारों को, आपके रिलीजन को आप नहीं मना सकते। 28A, 28-2, 28-3 जो धाराएं हैं, ये तीनों धाराएं भारत के राष्ट्रीय धर्म के विरोधी धाराएं। इवन 30 की स्थिति भी, एक अल्पसंख्यक तो अपने धार्मिक संस्थानों से, सरकार से पैसा लेके धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, पर हिंदू वो शिक्षा भी नहीं दे सकता है। और हम जो शिक्षाएं, घर में बड़े बूढ़े आए हैं, पितृतर्पण चल रहा है, उनकी शिक्षा दे दें। नवरात्रि में कुल देवी का क्या महत्व होता है, हम ये बता दें। गणेश जी के स्थापना का क्या महत्व होता है, ये हम बता दें। दीपावली की पूजन का क्या महत्व होता है, ये बता दें। ये होता ही नहीं। ऐसी दीपावली आती, वैसे एग्जाम हो जाता है। तो बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे या इसकी तरफ देंगे? तो माता पिता खुद उस त्यौहार को नहीं मना पाते, तो बच्चों में शिक्षा देने की कमी का ये षड्यंत्र इन्होंने लगातार शुरू कर दिया। जैसे ही देखा कि जैन एक्स के बाद स्थिति इनकी बिगड़ना शुरू हो गई और अब भारत की जो संस्कृति, इसको नष्ट करना ज़रूरी है, तो उन्होंने फिर ये हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए और लगातार भारत की महिलाओं को इसमें टारगेट बनाया गया। विदेश में पढ़ाओ,
भारतीय परिधानों से इनको दूर रखो। आज जो मोटे मोटे शरीर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये जीन्स के कारण। जब पीरियड्स टाइम पर आप जब जीन्स पहनते हैं और आपका स्वादिष्टान चक्र जब दब जाता है, तब ये स्थिति आना शुरू होती है। रिसर्च होंगे तो समझ में आएगा। पीरियड्स टाइम पे पहले शांति से बिठाकर काम करने का नियम था, ताकि एक प्रोसेस जो चल रही है वो प्रोसेस सही तरह से चलते रहे। आज उनका उस समय में खेल भी हो रहे हैं, उस समय में पढ़ाई भी हो रही है, तो जो ऊर्जा अधोगामी थी ऊर्ध्वगामी होना शुरू हो गई। और जो अधोगामी से नेगेटिव बाहर होना था, जो रक्त बाहर होना था गलत, तो वो रक्त वापस ऊपर चढ़ना शुरू हुआ और उसने शरीर को फुलाना शुरू कर दिया। नाना प्रकार के जंक फूड हैं। आज डॉक्टर खुद बोलते हैं कि सोयाबीन की चीज़ें मत खाओ, मैदा मत खाओ। पीसीओडी जिन फीमेल्स को हो जाता है उनके लिए आप नियम पूछिए, डॉक्टर से बताएंगे क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। लेकिन महिलाओं को वही बर्गर पिज्ज़ा, इनकी ऐसी आदत डाली गई है कि वो वही खाएंगी। आप मना करोगे तो विद्रोह करने की बात राहुल गांधी जैसे लोग पहुंच जाते हैं कि विद्रोह करिए, जो आपके मन में आया आप वो करिए। शरीर स्वास्थ्य पे ध्यान देना, ये सब बिगाड़ी हुई बातें हैं और ये लगातार बिगाड़ने का प्रयास इन्होंने 1947 से किया और अब ये फिर करने चाहते हैं। और ये स्थिति लगातार इनकी बिगड़ती जा रही है और उसमें हम संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। आज यदि घर के माता पिताओं ने संस्कार नहीं दी, पहली बात तो खुद संस्कारवान इसलिए नहीं है कि 1965 के बाद वाली जो जेन एक्स जनरेशन थी, उन तक तो थोड़े से संस्कार बचे थे। लेकिन जेन एक्स के बाद जो जेन वाई पीढ़ी आई है, उस जेन वाई पीढ़ी वाले को पता भी नहीं है क्या पूजन हो क्या ना हो। इतने सारे देवी देवता हैं, किसकी पूजन करें क्या करें, कुतर्क करना शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कुतर्क करने शुरू किए तो ये ड्यूटी बनती थी धर्माचार्यों की, उनके कुतर्कों को तर्क के साथ जवाब देकर उनको पढ़ाना। लेकिन भारतीय संस्कृति में पढ़ाने का नियम नहीं रहा और उनको उन्होंने पढ़ने नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांत थे उनसे नई पीढ़ी वंचित रही और उस नई पीढ़ी को वंचित रखने के लिए सबसे बड़े योगदान इन विपक्ष के ही रहे हैं। और अब आने वाली पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए विपक्ष पूरी दम मार रहा है। तो अब स्थिति ये बनती है कि जो पहले की पीढ़ियाँ थी, क्योंकि अब स्थिति है कि बेबी बूमर्स की बात तो कोई सुनता नहीं है और दूसरा जेन एक्स की बातें लोग सुनते हैं, जेन एक्स की बातों को लोग जानते हैं, लेकिन जेन एक्स में बहुत अच्छी भारतीय संस्कृति की नॉलेज नहीं है। और तीसरा हम बात करते हैं जेन वाई की, तो जेन वाई वाले व्यक्तियों में पढ़ाई की तरफ, कॉन्वेंट एजुकेशन की तरफ उनका रुझान अधिक रहा, तो भारतीय संस्कृति से वो वंचित रहते चले गए और उनकी पढ़ाई में लगे रहे। इसलिए वो जेन जी को प्रॉपर तरीके से शिक्षाएं नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए भारतीय संस्कृति के कॉलेजों की, भारतीय संस्कृति के लोगों की, भारतीय लोगों से मिलने की आज आवश्यकता महसूस हो रही है। और जब ये आवश्यकता पूरी होगी तब जाकर कहीं ये विपक्ष का जो हथकंडा विदेशियों के साथ मिलकर चल रहा है कि भारत की जेन जी और जेन अल्फा को बिगाड़ा जाए और अपनी दाल गलाई जाए, तो ये स्थिति को तभी हम कंट्रोल कर सकते हैं जबकि हम बच्चों में संस्कार देंगे और हमारी संस्कृति से बच्चों को रूबरू कराएंगे। जब तक हम उन्हें अपनी संस्कृति से परिचय नहीं कराएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आज के बच्चे मना करते हैं पूजन से क्या होता है, उससे क्या होता है। पूजन करके देखी नहीं क्या होता है, क्या बात है। आप एक अनुष्ठान 1.25 लाख मंत्र का करो, बच्चों को बिठाओ आप नवरात्रि के समय में। पढ़ाई वढ़ाई का तो अब उतना महत्व पहले जैसा अब नहीं रहा कि रट्टू चाहिए, अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी। अब तो सब बच्चों की अंग्रेजी अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। तो हम अपनी संस्कृति से उनको परिचय करा सकते हैं और उस पर मैं एक सीरीज भी बनाने को तैयार हूँ कि आने वाले समय में हम कौन सी पूजा करते थे, क्या फ़ायदा होता था, कैसे वो पूजा होती थी, विधिवत तरीके से मैं आपको बताऊँगा। आने वाले समय में ये सीरीज आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और वो सीरीज हर बच्चे को दिखाएं, तो आपकी आदि समस्याओं को निराकरण होगा। क्योंकि माता पिताओं में नॉलेज नहीं है, यदि कुछ प्रश्न पूछते हैं हनुमान जी को क्यों पूजें, गणेश जी को क्यों पूजें, 50 देवताओं को क्यों पूजें, एक को क्यों नहीं पूजें, आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। इस सीरीज में आपको उन सभी बातों के उत्तर मिलेंगे। तो मित्रों, आज बस कहना मेरा यही है कि यदि आप संस्कार देंगे तो ये देश पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। अन्यथा ये विपक्ष और विदेशी लोग ये जिस तरीके के संस्कार विहीन संस्कृति पीढ़ी को बढ़ाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, कॉकरोच जैसे लोगों को फैलाना चाह रहे हैं, उन पर नियंत्रण की बहुत ही आवश्यकता है। और संस्कार से ही ये सब वापस बाहर होंगे और आने वाला समय भारत के भविष्य के लिए उज्जवल होगा। और आने वाला समय ही सनातन का समय है, इसलिए सब चीज़ों की बहुत तेज़ी के साथ आवश्यकता है। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंटोगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।